हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, विषमता के माप। जैसे हमने पिछली वीडियोस में किए थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में, तो उससे जो हमें सीरीज के एवरेज वैल्यू के बारे में पता चलता है, डिस्पर्शन के बारे में पता चलता है। और स्क्यूनेस से जो है हमें किसी भी सीरीज की सिमेट्री के बारे में पता चलता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, कि उसमें जो है वो सिमेट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके बारे में जो है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस से हमें पता चलता है। और अगर वो असिमेट्रिकल है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में भी जो है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस से हम पता चला सकते हैं। तो इससे क्या है कि आज की जो वीडियो है इसमें हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में करेंगे कि कौन कौन से मेथड से जो है वो स्क्यूनेस मेजर की जा सकती है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन तरीकों से एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, कि उनकी जो है वो एवरेज वैल्यू डिफरेंट है, या उनका जो है वो वेरिएबिलिटी यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिफरेंट है, और या फिर जो है उनका शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो ये जो एवरेज वैल्यू के बारे में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसके बारे में पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि स्क्यूनेस इज द स्टडी ऑफ शेप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप के बारे में जो स्टडी है दैट इज नोन एज स्क्यूनेस। तो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी हो सकता है, कि इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल टू ईच अदर। की जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, वह जो है वो तीनों चीजों की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें वो सेम होंगी, तब हम कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। और इन केस की अगर जो है वो मीन, मीडियन, मोड जो है वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है, उनकी वैल्यूज डिफर करती हैं, तब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो असिमेट्रिकल कहा जाएगा। और असिमेट्रिकल में क्या हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है और नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें जो है वो एक साथ हैं, एक बराबर हैं, एक जगह कोइंसाइड कर रही हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो गया। बट अगर वो तीनों चीजें जो है वो कोइंसाइड नहीं करती हैं, अलग अलग उनकी वैल्यूज है, तो वो असिमेट्रिकल हो जाता है, कि उसमें जो है वो सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। और जब सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव उसमें हो सकता है। देन इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में कर लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो इसमें जो है जैसे हमने पहले लिखी है सिम्पसन एंड काफ्का, उन्होंने क्या कहा है। देन एक और डेफिनेशन लिखी है हमने यहाँ पे कैरेट के अनुसार। तो पहले सिम्पसन एंड काफ्का के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि स्क्यूनेस क्या है। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस टेल अस द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस। की क्या है स्क्यूनेस से हमें एक तो उसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में पता चलेगा। एंड द एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस, की वो स्क्यूनेस कम है या ज्यादा है, कि उसके बारे में पता चलेगा। पहली बात की पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी पता चलेगा, और दूसरी बात की वो ज्यादा स्क्यूनेस उसमें एग्जिस्ट करती है या कम है, उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि वो सीरीज कितनी स्क्यूड है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, द मीन, मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल। की आइडेंटिकल का मतलब सेम, कि मीन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों चीजें सेम होगी अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। द मोर द मीन मूव्स अवे फ्रॉम द मोड, द लार्जर द असिमेट्री और स्क्यूनेस। की अगर जो है क्या कह रहा है कि मीन जितना दूर होगा मोड से, मीन मूव्स अवे फ्रॉम मोड, की मीन जो है वो मोड से जितना दूर होता चला जाएगा उतनी ही ज्यादा जो है उसमें असिमेट्री या स्क्यूनेस, की वो एक ही बात है कि उसको हम असिमेट्री भी कह लेते हैं या फिर स्क्यूनेस भी कह लेते हैं, कि उसमें उतनी ही ज्यादा असिमेट्री या स्क्यूनेस कही जाएगी जितना उसका मीन जो है वो मोड से दूर होता चला जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है सिम्पसन और काफ्का के द्वारा। तो दूसरी डेफिनेशन हमने ली है कैरेट के अकॉर्डिंगली, वो क्या कह रहा है, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड, की एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्यूड तब कहेंगे व्हेन द मीन एंड द मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर जो डिफरेंस उसने बताया है ये कह रहा है कि मीडियन और मीन के बेस पर, बट जो सिम्पसन एंड काफ्का ने कहा था वो मोड और मीन के बीच में उन्होंने लिया था। बट यहां पर जो है इसने कहा है मीन और मीडियन जो है वो जितना दूर होंगे, जितना डिफरेंट पॉइंट्स पर होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड द बैलेंस फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टेड टू वन साइड टू
द अदर टू द लेफ्ट और राइट, की वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस डिस्ट्रीब्यूशन का वो शिफ्ट हो जाएगा एक साइड से दूसरी साइड में, चाहे वो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। तो जो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है उसके अकॉर्डिंगली वो लेफ्ट या राइट साइड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि मीडियन और मीन में जितना डिफरेंस होगा पॉइंट्स में, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड कहा जाएगा। तो जैसे हमने बता दिया कि आपको कि इसमें क्या है कि मीन, मीडियन और मोड अगर आइडेंटिकल हैं, अगर सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। बट इन केस कि अगर जो है इनमें जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या बन जाएगा, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, या कहेंगे कि वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें स्क्यूनेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास बनी हुई है, तो ग्राफ्स बनते हैं इसके। तो अगर हम जो है ग्राफ बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 3 डायग्राम्स हैं, डायग्राम ए, डायग्राम बी एंड डायग्राम सी। 3 तरह के डायग्राम्स हैं हमारे पास। तो इसमें पहला जो डायग्राम है दैट इज फॉर नो स्क्यूनेस, की इसमें जो है वो स्क्यूनेस नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड तीनों ही जो है वो एक ही सेम पॉइंट पे है, सिंगल पॉइंट पे है। मीन भी, मीडियन भी और मोड भी, तीनों चीजें जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और दोनों साइड जो है वो मीन, मीडियन और मोड के दोनों साइड जो है वो लेफ्ट और राइट में दोनों साइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है। तब हम कहेंगे कि देयर इज नो स्क्यूनेस, और नो स्क्यूनेस का मतलब कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है और उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। जब मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें जो है वो एक ही सिंगल पॉइंट पर आ रही हैं, वो तीनों चीजें जो सेम है और दोनों साइड जो है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आइटम का, तब हम कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और उस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कहने का मतलब कि कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हो सकता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। क्या हो सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड की हो सकती है, या फिर जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड हो सकती है। तो ये जो डायग्राम बी और डायग्राम सी जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो स्क्यूनेस को शो कर रहे हैं। ये वाला जो डायग्राम है दैट इज शोइंग द नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, कि इसमें जो है वो नेगेटिव स्क्यूड है। नेगेटिव स्क्यूड में क्या होगा कि मोड की वैल्यू ज्यादा होगी और मीन की वैल्यू जो है वो कम होगी। क्या होगा, मोड की वैल्यू ज्यादा होगी और मीन की वैल्यू कम होगी, तब हम कहेंगे कि जो सीरीज है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। और यहां पर क्या है कि जो है वो मीन की वैल्यू ज्यादा होगी और मोड की वैल्यू जो है वो कम होगी, तब हम कहेंगे कि वो जो है सीरीज पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने 3 पॉइंट्स अलग अलग दिखाए हैं, जब अलग अलग पॉइंट्स दिखाए जाएंगे तब कहा जाएगा कि उसमें जो है वो सीरीज जो है स्क्यूड है। दैट मींस कि उसमें असिमेट्री है, वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो तीनों पॉइंट्स जो है वो मीन, मीडियन, मोड जो है वो अलग अलग जगह पर कोइंसाइड करेंगे, सेम नहीं होंगे। तो वो जो उसमें अब उनको देखना है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मीडियन तो हमेशा बीच में ही आएगा, मीडियन जो है वो सेंटर में ही रहेगा। अब हमें देखना होगा कि जो मोड और मीन की वैल्यू है वो मीन बड़ा है या फिर मोड बड़ा है। इन केस की मोड की वैल्यू ज्यादा है तो मोड की वैल्यू ज्यादा होगी, तब क्या होगा कि सीरीज जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि उसकी जो पीक है वो राइट साइड में ज्यादा होगी, लेफ्ट साइड में कम होगी। और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा कि मोड की वैल्यू कम होगी और मीन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो और जो है वो लेफ्ट साइड से जो है उसकी पीक हाई रहेगी और राइट साइड पे कम रहेगी। तो मीन की वैल्यू ज्यादा है, मोड की वैल्यू कम है, तब हम कहेंगे कि पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर मोड की वैल्यू ज्यादा है, मीन की वैल्यू कम है, तब हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड है। तो कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि जो मोड है यहाँ पर भी मोड की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर भी मोड की वैल्यू ज्यादा है। नहीं, आप क्या करते हैं, जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस साइड में जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। तो लेफ्ट टू राइट में क्या है कि वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो अगर आप देखें लेफ्ट टू राइट, तो ये जो यहाँ पर जो है वो मीन कम आ रहा है, मोड ज्यादा आ रहा है। तो मोड ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि नेगेटिवली स्क्यूड है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या है कि जो है मोड पहले आ गया, ये इसकी वैल्यू कम होगी, उसके बाद जो है वो मीडियन आएगा और मोड जो है उससे बड़ा होगा। तो मोड से बड़ा अगर मीन होगा, तब क्या है कि वो सीरीज क्या कही जाएगी कि वो सीरीज जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इनके डायग्राम्स बनते हैं। और ये जो शेप है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, इट इज लाइक अ बेल शेप्ड, की एक जिस तरह से घंटी होती है उस घंटी की शेप में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनता है, दिखाई देता है। इक्वल होते हैं मीन, मीडियन, मोड, जो आपको डेफिनेशन में भी बताए थे। और इस तरह से जो है वो ये नेगेटिवली स्क्यूड सीरीज का और ये पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज का ग्राफ बना सकते हैं। देन टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, की स्क्यूनेस को टेस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं।
तो व्हेन द मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल देयर इज स्क्यूनेस, कि अगर मीन मीडियन मोड तीनों चीजें जो है वो बराबर नहीं है एक दूसरे के तो वो स्क्यूनेस होगी। जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन में क्या कहा गया कि मीन मीडियन और मोड अगर सेम है तो कहेंगे कि उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, दैट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमने देखना है कि स्क्यूनेस है या नहीं है, तो अगर मीन मीडियन मोड पहला जो है वो चेक क्या है, पहला टेस्ट क्या है कि मीन मीडियन मोड जो है वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि उसमें सीरीज में स्क्यूनेस एग्जिस्ट करती है। इन सेकंड क्या कह रहा है, इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की जो है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि द टू क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 वुड नॉट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, की मीडियन से जो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा, तब भी जो है वो सीरीज जो है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कही जाएगी। तो ये मीन मीडियन मोड के बेस पर है, हम उनके क्वार्टाइल्स के बेस पर भी जो है वो सीरीज की स्क्यूनेस को चेक कर सकते हैं। तो अगर ये क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 जो है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं है मीडियन से बराबर दूरी पर नहीं है क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3, तब कहा जाएगा कि सीरीज जो है वो स्क्यूड है। व्हेन थर्ड क्या कह रहे हैं, थर्ड टेस्ट क्या है, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इफ इट डज नॉट फॉर्म अ बेल शेप्ड कर्व। जैसे मैंने भी आपको पीछे कर्व दिखाया, तो इसमें जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, उस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो है वो बेल शेप्ड था, बट जो अगर वो सीरीज आपकी पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड थी तो उसका ग्राफ जो है वो बेल शेप्ड फॉर्म में नहीं बनेगा। तो अगर सीरीज का ग्राफ हम बनाते हैं और वो ग्राफ जो है वो बेल शेप्ड कर्व की फॉर्म में नहीं बनता है, तो कहा जाएगा कि वो सीरीज जो है वो स्क्यूड सीरीज है। फोर्थ टेस्ट क्या है, when the sum of positive deviations from median, कहाँ किससे ले रहे हैं हम, मीडियन से अगर डेविएशंस लिए जाते हैं तो सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशंस, की अगर हमने मीडियन से डेविएशंस लिए हैं डिफरेंट आइटम्स के, तो अगर हम जो है वो पॉजिटिव डेविएशंस का टोटल करते हैं और नेगेटिव डेविएशंस का टोटल करते हैं, कि अगर आप जो है वो मीडियन में से डेविएशंस लेते हैं तो कुछ डेविएशंस पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे, तो उन पॉजिटिव का टोटल और अगर नेगेटिव का टोटल बराबर नहीं है, मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव का ज्यादा हो या फिर नेगेटिव का ज्यादा हो, तब भी सीरीज जो है वो स्क्यूड सीरीज कही जाएगी। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिससे हम स्क्यूनेस किसी सीरीज की मेजर कर सकते हैं। तो मेन जो मेजर टेस्ट है सबसे पहले कि मीन मीडियन मोड जो है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, या उनके क्वार्टाइल्स के बेस पर हम चेक कर सकते हैं कि वो क्वार्टाइल्स जो है वो मीडियन के इक्वी डिस्टेंट नहीं है, या फिर हम उसका ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ अगर बेल शेप्ड कर्व की फॉर्म में नहीं बनता है तब भी कहा जाएगा स्क्यूनेस है, या फिर मीडियन से हम डेविएशंस ले लें और पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस का टोटल कर लें, तो अगर वो टोटल भी सेम नहीं है तब भी कहा जाएगा कि सीरीज जो है वो स्क्यूड सीरीज है। देन मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। तो इसमें एक है हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोस्टली जो है स्क्यूनेस मेजर करने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इट इज बेस्ड अपॉन मीन एंड मोड, और अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज करते हैं। एंड बाउलेज कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसमें जो है वो क्वार्टाइल्स के बेस पे निकाला जाता है। एंड कैलीज कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड अपॉन डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, और ये डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के बेस पर है। एंड फोर्थ इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मूवमेंट्स, तो इसमें मूवमेंट्स के बेस पर जो है वो स्क्यूनेस फाइंड आउट की जाती है। तो ये 3-4 मेथड्स हैं हमारे पास जिससे जो हम स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं कि सीरीज जो है वो स्क्यूड है या नहीं है, अगर है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड है सीरीज। ठीक है, तो पहले हम इसमें कर लेते हैं कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले के बारे में। तो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जैसे हमने वीडियो की थी मैं बताया था आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कि जिस तरह से हमारे पास दो तरह के मेजर्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या बताया था आपको कि उसमें जो है वो मेजरमेंट यूनिट जो है वो दोनों सीरीज को, अगर आपने किन्हीं दो सीरीज को कंपेयर करना है तो उन दोनों सीरीज की यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, तब आप जो है वो एब्सोल्यूट मेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन केस कि उनका जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है, तब हमें जो है वो रिलेटिव मेजर का यूज करना पड़ता है, जो कि रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में होता है। और उस जो रिलेटिव मेजर है उसको हम जो है वो कोफिशिएंट के नाम से भी बोल देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, वहां पे बोला था डिस्पर्शन कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम स्क्यूनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें उसका एब्सोल्यूट मेजर है और दूसरा रिलेटिव मेजर जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस उसको कहेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो कार्ल पियर्सन का मेथड है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, मोस्टली इसी मेथड को जो है वो यूज किया जाता है स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू मीन माइनस मोड, की मीन में से मोड को माइनस कर देंगे तो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस आ जाएगी। तो अगर मीन की वैल्यू ज्यादा होगी, मोड की वैल्यू कम होगी, तो आपको पता है कि आपकी सीरीज जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी
तो हम कहेंगे कि सीरीज जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तब हम कहेंगे सीरीज नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर ये वैल्यू जो है वो जीरो होती है, दैट मीन्स कि सीरीज में कोई स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर मीन और मोड जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस इसमें कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर स्क्यूनेस की इंटरप्रिटेशन डिपेंड करेगी कि वैल्यू जो है वो प्लस में है, प्लस में होगी तो यानी कि मीन ज्यादा होगा और मोड कम होगा, तभी वैल्यू जो है वो प्लस में हो सकती है। तो प्लस में होगी तो सीरीज पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर जो है वो मोड की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव में आएगा, और दैट मीन्स की सीरीज जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड कही जाएगी। ये था एब्सोल्यूट मेजर। देन हम जो है वो कॉफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। इसका कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, की मीन और मोड के डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है आपने, तो आपके पास जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। और इन केस की सीरीज में आपने जो है वो मोड वाली वीडियोज अगर देखी होंगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टाइम पे, तो कई बार जो है वो मोड क्या होता है, इल डिफाइंड होता है। इल डिफाइंड का मतलब कि बाय मॉडल सीरीज है, कि उसमें जो है वो दो क्लासेस या दो आइटम्स जो है ऐसी आती हैं जिसमें जो है वो मोड एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर वो मोड जो है वो इल डिफाइंड है तब ये वाला फॉर्मूला जो है आपका चेंज हो जाता है। और इफ द मोड इज इल डिफाइंड देन द फॉर्मूला विल बी कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3 इंटू डिफरेंस ऑफ मीन माइनस मीडियन, क्योंकि मोड जो है वो इल डिफाइंड है, बाय मॉडल क्लास है, उसमें जो है आप दोनों दो वैल्यूज में से मोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम आ जाती है एनालिसिस एंड ग्रुपिंग टेबल में। तो उसमें जो है वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर जो है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। इन केस की मोड इल डिफाइंड है और आपको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या हो जाएगा कि 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, और स्टैंडर्ड डेविएशन से आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे अगर आपने एब्सोल्यूट मेजर निकालना है। और अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बट ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपका जो है मोड इल डिफाइंड है, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बट अगर आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं तब आपने जो है इसी फॉर्मूला से वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज। तो अगर मोड की वैल्यू जो है वो इल डिफाइंड है, मोड नहीं पता चल रहा है, सीरीज बाय मॉडल सीरीज है, तब जो है आप इसको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बट अगर मोड जो है वो क्लियर कट आपको पता चल रहा है, या एनालिसिस और ग्रुपिंग टेबल से आपको पता चल जाता है कि मोड जो है वो किस क्लास इंटरवल में या किस वैल्यू में एग्जिस्ट करता है, कौन सी वैल्यू मोड की है, तब जो है आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। बट अगर उससे भी नहीं पता चल रहा है ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से, तब आप जो है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मीन और मीडियन के बेस्ड पर जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट किया जाएगा। तो बाय मॉडल क्लास के बारे में जो है लिंक में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, और उसमें जो है आप देख सकते हैं कि बाय मॉडल सीरीज क्या होती है और कैसे उसको मोड को कैलकुलेट किया जाता है, वहां पर क्या फॉर्मूला उसके लिए रहता है, और उसकी वजह से जो है ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 0 to 1, की जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसमें जो है कोई भी सीरीज आप लेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 0 से 1 तक की होगी। इफ इट इज 0 द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो है वो इसका जो है वो स्क्यूनेस, अगर यहाँ पे इसका डिफरेंस 0 होगा तो ऑटोमेटिकली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी 0 ही आएगा। और अगर ये कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो 0 जाता है, दैट मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, उसमें कोई भी जो है वो स्क्यूनेस नहीं है, और जो है वो सीरीज जो है वो सिमेट्रिकल सीरीज है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। बट अगर जो है वो 0 से 1 के बीच में वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो सीरीज हम कहेंगे कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड कही जाएगी। देन सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला है बाउलेस का, बाउलेस कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसमें जो है एब्सोल्यूट स्क्यूनेस हम निकालते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बाउले का जो फॉर्मूला है दैट इज बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स, की वो क्वार्टाइल्स के बेस पर है, डिपेंड करता है। तो उसका कहना है कि क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट को अगर आप ऐड कर देंगे और उसमें से मीडियन का डबल माइनस कर देंगे तो जो है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस आपके पास आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है दैट मीन्स की जो है वो सीरीज आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे इसमें कहा, इसका मानना क्या है कि ये कह रहा है कि जो क्वार्टाइल्स हैं वो अगर इक्वी डिस्टेंट है मीडियन से अगर उनका डिस्टेंस जो है वो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का जो है वो इक्वल है, बराबर है, तब इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी और जो है वो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस को आप मेजर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के टोटल को आपने उसमें से माइनस कर दिया 2 मीडियन, यानी कि मीडियन को 2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको आप जो है इन टोटल में से माइनस कर देंगे, तब आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की वैल्यू आ जाएगी। देन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या है कि Q3 प्लस Q1
ये जो आपने एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का मेजर निकाला था Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, इसको डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ बोथ क्वार्टाइल्स की, जो दोनों क्वार्टाइल्स हैं उन क्वार्टाइल्स के डिफरेंस से जो है आप उसको डिवाइड करेंगे, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने अभी दूसरा, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला आपको बताया था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये दूसरा है बॉयलर्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज के बेस पे आपकी जो है वो कोएफिशिएंट की वैल्यू, जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, उसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला डिफरेंट हैं, तो उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट आएगी। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट्स आएंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों के रिजल्ट्स जो है वो इक्वल, जो वैल्यूज हैं वो दोनों के सेम आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजर, इट इज बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में जो है आपने उसको Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, उसको जो है वो डिवाइड कर देना है डिफरेंस ऑफ बोथ क्वार्टाइल्स Q3 माइनस Q1। ये है बायोलेज का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये क्वार्टाइल्स और मीडियंस कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो वीडियोस हैं उसमें बताया गया है कि आप जो है ये पार्टीशन वैल्यूज और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट आपको उनके उसी बेसिस पर जो है वो डिफरेंट सीरीज में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है, उस सीरीज के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला उसका बनता है क्वार्टाइल्स का और मीडियन का, वो आपको कैलकुलेट करना है पहले, और फिर जो क्वार्टाइल और मीडियन की जो वैल्यू आएगी जस्ट सिंपल आपको पुट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको प्लस और माइनस करना है, यहाँ पर भी प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन करनी है 2 इंटू मीडियन, बाकी प्लस माइनस करना है, डिवीजन करना है। तो जस्ट आपको जो है ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, जो आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो से मिल जाएंगी। तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे, और जस्ट वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। देन कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैली का जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट डिपेंड्स अपॉन, जैसे मैंने बताया था कि इसने परसेंटाइल्स और डिसाइल्स के बेस पे किया है। जो कैली का फॉर्मूला है इट इज बेस्ड अपॉन परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स, तो ये परसेंटाइल्स और डिसाइल्स के बेस पर है। तो इसमें एब्सोल्यूट स्क्यूनेस जो है वो अगर परसेंटाइल्स के बेस पे ली जाएगी, तो ये क्या कह रहा है कि P90 एंड P10 क्या क्या टोटल लेना है, P90 प्लस P10, जैसे हमने यहाँ पर पिछले वाली स्लाइड में क्या किया था, Q3 प्लस Q1 किया था। तो इसका जो फॉर्मूला है वो P90 और P10 पर डिपेंड करता है। तो P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन, अगर आप परसेंटाइल्स के बेस पे निकाल रहे हैं, और अगर आप डिसाइल्स के बेस पे निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे, दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम ही आएंगे। कैली का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, चाहे वो आप परसेंटाइल के बेस पे निकाल लें, चाहे आप डिसाइल्स के बेस पर निकाल लें, दोनों में जो है वो रिजल्ट सेम ही आएंगे, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या है कि अगर परसेंटाइल्स के बेस पे है तो P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ परसेंटाइल्स P90 एंड P10। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिसाइल्स के बेस पे अगर आप निकाल रहे हैं तो D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। तो इस तरह से जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर जो है वो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो कहा जाएगा कि सीरीज पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर वैल्यू 0 आती है दैट मींस कि देयर इज नो स्क्यूनेस, और इनके इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाती है तब हम कहेंगे कि सीरीज जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला बहुत ही सिंपल इजी है कि जस्ट आपको जो है ये परसेंटाइल्स या डिसाइल्स निकालना है, मीडियन निकालना है, और जस्ट यहाँ पे तो स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए जस्ट उसको प्लस और माइनस करना है, या फिर मीडियन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों के टोटल में से वो मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, तो आपके पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कैली। तो यहाँ पर जो है इसको आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट सीरीज होंगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो उसमें परसेंटाइल्स और मीडियंस या डिसाइल्स और मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर भी चाहे वो स्क्यूनेस निकालनी है तो बट वो परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, मीडियन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। उन फॉर्मूला से आप जो है परसेंटाइल्स, डिसाइल्स और मीडियन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर जस्ट उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा, अगर कैली के अकॉर्डिंगली आपने निकालना है। अगर आपने बॉले के अकॉर्डिंगली निकालना होगा तो आपको क्वार्टाइल्स और मीडियन कैलकुलेट करना है, और अगर कैली के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो परसेंटाइल्स और डिसाइल्स। बॉले का फॉर्मूला क्वार्टाइल्स के बेस्ड है और कैली के फॉर्मूले में आपको परसेंटाइल्स और डिसाइल्स और साथ में मीडियन। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये P90 एंड P10, D9 एंड D1, ठीक है, D9 D1, P90 P1, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटाइल्स जो है वो 99 परसेंटाइल्स होते हैं हमारे पास, और वो सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिसाइल्स जो है वो 9 डिसाइल्स होते हैं, सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीडियन जो है वो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसके बेस पर जो है वो
कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैली का निकाल सकते हैं परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स साथ में मीडियन का इस्तेमाल करके। देन मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन द मूवमेंट्स, की मूवमेंट्स के बेस पर भी जो है वो निकाला जा सकता है, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्क्यूनेस बेस्ड हम निकाल रहे हैं तो उसको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वर्ड इज नोन एज म्यू। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, एम यू, म्यू। जैसे आपका छोटा u होता है और एक साइड में थोड़ा सा लाइन लगी है नीचे को, तो ये आपका म्यू बन जाता है। ये u नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है u से इसमें। u आपके इस तरह से बनता है, बट यहाँ पर जो है वो उसके लेफ्ट साइड में भी जो है इसको पॉइंट को, लाइन को थोड़ा सा नीचे लाया गया है। दैट इज नोन एज म्यू, एंड म्यू थर्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। तो ये म्यू 3, म्यू 1, म्यू 4 जो है वो अलग अलग जो है निकाली जाती है उनकी वैल्यूज, तो डिफरेंट म्यूज। और यहाँ पर क्या है कि थर्ड म्यू का जो है आपने स्क्वायर करना है, उसको डिवाइड करना है सेकंड म्यू के क्यूब से। तो ये म्यू 3 और म्यू 2 कैसे निकालना है हमने, तो म्यू 2 का फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यानी कि जो डेविएशंस हैं एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेने हैं, और अगर सेकंड निकालना है आपने तो उसका डेविएशंस का स्क्वायर करके उसका टोटल करके डिवाइड करना है n से। और अगर थर्ड आपने निकालना है, म्यू थर्ड निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार, यानी कि जो डेविएशंस हैं डेविएशंस का क्यूब करना है, उनका क्यूब करने के बाद जो है यानी कि जो भी डेविएशंस होंगे 1 into 1 into 1, यानी कि वो डेविएशंस को एक से दूसरे को और दूसरे से 3 बार जो है हमको, आपको पता है कि क्यूब कैसे निकालते हैं, तो डेविएशंस का क्यूब और देन उसका सम, और उसको n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास म्यू 3 आ जाएगा। तो याद रखने के लिए क्या है कि सिंपल आपने जो है वो अगर ये म्यूज की कैलकुलेशन करनी है, मूवमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है, दीज आर नोन एज मूवमेंट्स। तो मूवमेंट सेकंड, मूवमेंट थर्ड, तो इसको म्यू प्रोनाउंस करते हैं, बट ये सेकंड मूवमेंट है और ये जो है वो थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन से हम इसको निकाल रहे हैं, और इनको सेंट्रल मूवमेंट भी बोल देते हैं। तो मीन से हमने कैलकुलेट किया है, तो मीन से डेविएशंस लेने हैं, आपने मीन से डेविएशंस लेने हैं। सेकंड अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका डेविएशंस का स्क्वायर करना है। अगर आप म्यू थर्ड निकाल रहे हैं, थर्ड मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो आपने जो है वो डेविएशंस मीन से लेने के बाद उसका क्यूब करना है, और जो है क्यूब करने के बाद उन डेविएशंस का टोटल और डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे भी डेविएशंस का स्क्वायर और उसका टोटल डिवाइडेड बाय n, तो म्यू 2 आ जाएगा, म्यू 3 आ जाएगा। और फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करनी है तो जो है वो म्यू 3 का स्क्वायर को डिवाइड करना है म्यू 2 के क्यूब से, फिर आपके पास जो है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा कि वो जो है आपका सीरीज पॉजिटिवली नेगेटिवली किस तरह से स्क्यूड है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो मूवमेंट्स के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने देख ही लिया कि डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो बहुत ही इजी हैं, और डिपेंड्स अपॉन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, की जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मोस्टली उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसी के बेसिस पर जो है आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस बशर्ते कि आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कैलकुलेट करने आते हैं, और उन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को के बेस पर जो है वो आपने वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने हैं। और जस्ट यहाँ फार्मूला में तो आपको उसका प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये 3-4 चीज़ें सिंपल सी उसमें फॉर्मूले में यूज़ करके करनी है। बट फिर भी जो है हम एक एग्जांपल जो है वो कार्ल पियर्सन का कर लेते हैं। बाकी के जो है आप देख सकते हैं इसमें कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे। तो जब भी आपके पास बाउले का आता है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है कि सीरीज है, सीरीज को चेक करना है, उसका फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मीडियन कैलकुलेट करना है, और यहाँ इन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। इसी तरह से अगर कैलीज का आता है आपके पास, तो आपने क्या करना है कि परसेंटाइल्स निकालने हैं, P10, P90 एंड मीडियन निकालना है, और उसको जो है वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो कैली का मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। और अगर बेस्ड अपॉन मूवमेंट्स है तो एक्चुअल मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस लेके जो है फिर आप इस फॉर्मूला के बेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल जो हम कर लेते हैं इसमें कि कार्ल पियर्सन मेथड के अकॉर्डिंगली जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकाला जाता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो वो सभी मेथड्स में लगभग स्टेप्स वही रहते हैं। तो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द कार्ल पियर्सन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर जो है वो सीरीज हमारे पास दी हुई है x और f, और x में जो वैल्यूज हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी 14 है, सेकंड वाली क्लास इंटरवल की 23, देन 27 और देन नेक्स्ट की 21 एंड 15। तो इस तरह से जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है। और क्या कहा गया है कि आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड गिवन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। तो हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज कौन सी है और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास फॉर्मूला कौन सा है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको मैंने बताया
बताया था कि मीन डिवाइडेड बाय मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और मोड के डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको बोला जाता है कि कैली का निकालना है, बाउले का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लें कि वो क्वार्टाइल्स के बेस पे है, परसेंटाइल्स के बेस पे है, तो वो आप फॉर्मूला लिख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। तो अब हमने क्या है कि यहाँ पर निकालना था स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जो है वो दैट डिपेंड्स अपॉन मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किसके बेस पर? मीन के बेस पर, मोड के बेस पर और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है। तो यानी कि हम यहाँ पे सीरीज में कैलकुलेट करेंगे मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं मीन की। तो मीन के लिए आपको पता है फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। तो यहां पर हमने जो है वो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट किया है, बट आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आप निकालना चाहें। मीन की वैल्यू सेम ही आएगी, और आपको जो भी फॉर्मूला याद है उसी फॉर्मूला से कर सकते हैं। बट यहाँ पर एज्यूम्ड आपका स्टेप डिवीजन मेथड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें जब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो उसमें भी आपके पास फॉर्मूला है कि आप उसको एक्चुअल मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कई बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब आप एक्चुअल मीन से कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब उसमें जो है वो एक्चुअल मीन अगर जो है वो फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में आ जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि हम वहां पर जो है वो स्टार्टिंग से ही, अगर क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, और आप जो है वो स्टार्टिंग से ही एज्यूम्ड मीन मेथड के बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वही चीजें जो है आप मीन में यूज कर सकते हैं और वही वैल्यूज जो है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने जो है वो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से किया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मीन इस सीरीज का जो है वो शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, और जैसे हमने निकाला है स्टेप डेविएशन मेथड तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन की कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेते हैं, फिर मोड कर लेते हैं, देन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर सभी वैल्यूज को जब वो फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। तो मीन है दैट इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का। तो ए का मतलब आपको पता है एज्यूम्ड मीन। तो ये जो सीरीज है इसको हमने जो ये गिवन इंफॉर्मेशन है इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूले लिखते चले जाना है। और यहाँ पर क्या करना है कि जब आप ये टेबल बनाएंगे तो इसमें टेबल में जब भी आपने जगह बनानी है तो कॉलम्स जो है इसके छोटे छोटे कॉलम्स बनाने हैं और आगे थोड़ा सा स्पेस इसके छोड़ देना है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो मीन की, मोड की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, या फिर अगर दूसरे फॉर्मूलाज आते हैं आपके पास कैली का और बाउले का, तो उसमें क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो है वो हो सकता है कि नेक्स्ट किसी और एक्स्ट्रा कॉलम की भी रिक्वायरमेंट हो। तो जरूरी नहीं है कि हमारे सभी कॉलम जो है वो एक ही बार में सारे हमें बनाने याद रहें और हम बना पाएं। तो इसलिए क्या है कि आपने छोटे साइज के बनाने हैं, और पेपर में जो है यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा सा आपने स्पेस छोड़ देना है। पेपर में तो कि आप जब बनाएंगे तो ये टेबल आपका बनेगा और टेबल के जो है वो नीचे आपका जो है ये कैलकुलेशन चलती चली जाएंगी, बट यहाँ पर जो है वो आगे टेबल में आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि किसी कॉलम को बनाना पड़े तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना था, तो मीन के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है। तो ए है एज्यूम्ड मीन, और सिग्मा एफ डी डैश का मतलब है कि डी जो डेविएशंस लिए जाएंगे, डी डैश का मतलब है इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो वैल्यू आएगी, जो कॉलम बनेगा उसका टोटल, देन उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम से, एंड उसको फिर से मल्टीप्लाई करना है हमने जो आएगा कॉमन फैक्टर से। तो ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो हमें दी हुई थी वो हमने एज इट इज लिख ली, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी हमने एज इट इज लिख ली। अब ये जो सीरीज है दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको पता है कि अगर हमने मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो इनको मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो x के जो क्लास इंटरवल्स हैं इसको मिड वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0 + 10 हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 10 + 20, 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट मिड पॉइंट्स इनके निकाल सकते हैं। जैसे 40 + 50 हो गया 90, 90 डिवाइडेड बाय 2, 45। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल कर लिया, दैट इज n, और इसको हम सिग्मा f भी बोल सकते हैं, टोटल ऑफ f, और n दैट इज 100। तो ये हमारे पास जो है वो गिवन इंफॉर्मेशन थी, इससे हमने सबसे पहले कैलकुलेशन कर ली मिड वैल्यूज की, क्योंकि हमें जो है वो डेविएशंस लेने हैं। डेविएशंस लेने के लिए जो है वो हमारे पास मिड वैल्यूज का, मिड पॉइंट्स का होना जरूरी है। अब एज्यूम्ड मीन लेना है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपने
एज्यूम्ड मीन लेना है, तो अगर उसको आप सेंट्रल वैल्यू को लेंगे तो जो भी आपकी जो सेंट्रल वैल्यू आपको नजर आ रही है तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप 5 भी ले लेंगे, 15 ले लेंगे, 45 ले लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट सेम ही आएगा, बट अगर आप सेंट्रल की कोई वैल्यू ले लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। देन हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है 25, जो हमने एज्यूम्ड मीन ए जो है वो 25 ले लिया। अब हमने निकालना है पहले डी। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें चाहिए डी, डी के बाद आता है डी डैश, डी डैश के बाद आप उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो कॉलम आएगा उसका सिग्मा, और उसको एन से डिवाइड करना है और कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो डेविएशंस ले लिए हमने, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 एंड 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। अब क्या था कि डी डैश चाहिए, तो डी डैश के लिए क्या करना है, इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनमें जो गैप है दैट इज ऑफ 10, तो 10 से हमने इसको डिवाइड किया, माइनस 20 को 10 से डिवाइड किया माइनस 2, माइनस 10 को 10 से डिवाइड किया माइनस 1, 0 को 10 से डिवाइड किया 0, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया प्लस 1 एंड 20 को 10 से डिवाइड किया प्लस 2। अब डी डैश हमने निकाल लिया, यानी कि डी कैलकुलेशन किया, डी का मतलब होता है m माइनस ए, और उसको जब आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो वो डी डैश बन जाता है, ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चाहिए एफ डी डैश, यानी कि जो डी डैश का कॉलम है उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 इंटू माइनस 2 माइनस 28, 23 इंटू माइनस 1 माइनस 23, 27 इंटू 0 0 एंड 21 इंटू 1 21, 15 इंटू 2 30। तो ये आ गया हमारे पास एफ डी डैश। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं, एफ डी डैश का टोटल आ गया सिग्मा एफ डी डैश। इसमें प्लस का टोटल अलग और माइनस का टोटल अलग, तो माइनस की जो वैल्यूज हैं उनका टोटल बन रहा है 51 और जो प्लस की वैल्यूज हैं उनका भी टोटल बन रहा है 51। तो 51 माइनस 51 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा एफ डी डैश जो है वो हमारे पास 0 आ गया। तो ए हमने लिया हुआ था 25, ए की जगह हमने लिख दिया 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश अभी कैलकुलेट किया हमने जो है वो हमारे पास आया 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब है सिग्मा एफ और नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 100 है, 0 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 को 100, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे या उससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल इक्वल टू 0, दैट मींस 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25। क्लियर। तो अब आपके पास जो है वो मीन आ गया। नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है मोड। तो मोड में आपको पता है कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोड कैलकुलेट करने के लिए अब आपको देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे 27, और अगर हम इसके जो है एडजेसेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको चेक करते हैं तो इसके नियर अबाउट नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है। 27 से जो है 23 और 21 और उसके 21 के आसपास भी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम ही हैं। तो हो सकता जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाय इंस्पेक्शन मेथड हमें दिखाई दे रहा है कि जो है 27 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कौन से क्लास इंटरवल की 22-30। दैट मीन्स कि जो आपका मोड है दैट लाइज बिटवीन 22-30। तो जो अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आइडेंटिफाई करके इंस्पेक्शन मेथड से पता चला सकते हैं, तो हमने इंस्पेक्शन मेथड से पता लगा लिया है कि जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 27 है, और जो इसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी गैप है, बहुत सिमिलर नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो है वो 27 ही जो है यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है दैट इज 20-30। दैट मीन्स कि मोड जो है वो हमारा 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। तो मोड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मोड आ गया हमारा दैट इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ये फॉर्मूला है मोड कैलकुलेट करने का, क्योंकि अब हमें मोड कैलकुलेट करना है, सेकंड हमारा जो स्टेप है। देन ये लिख दिया हमने कि बाय इंस्पेक्शन मेथड हमें पता चल गया 22-30 है, जो भी आपको बताया मैंने कि 22-30 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल की जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, तो L1 क्या हो गया 20 हो गया, प्लस F1 क्या होता है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास की, दैट इज 27। तो F1 जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है F1 उसकी जगह हमने लिख लिया 27। देन F0 कितना होगा, F0 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये है, उससे पहले वाली क्लास ये हुई और उसकी फ्रीक्वेंसी है 23। तो F0 हो गया आपका 23। देन डिवाइड करना है 2F1, F1 हमने निकाल लिया था 27 माइनस F0 था 23, एंड F2 जो है फॉर्मूले में F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द
मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास से अगले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहेंगे F2। तो ये हो गया F0, F1 एंड F2। तो ये कंटिन्यूटी में चलते हैं, F0, F1, F2। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको F1 लिख लेते हैं, उससे पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को F2। तो F2 है हमारे पास 21। तो F2 हमने लिख दिया 21, और आपको पता है कि जो I का मतलब है गैप ऑफ द क्लास इंटरवल, गैप जो है क्लास इंटरवल का जो है उसका 30 - 20 दैट इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 मीन्स 20 एंड 27 और 23 का डिफरेंस आ गया 4। 27 इंटू 2 54 एंड -23 -21 दोनों ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा। ये आ गया आपका 44 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको सॉल्व किया हमने, 20 का 20 आ गया, प्लस 4 का 4 ही आ गया। 54 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 20 + 4 इज इक्वल टू 24। तो अब जो फॉर्मूला हमारे पास था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमने मीन भी कैलकुलेट कर लिया, मोड भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आप चाहें तो एक्चुअल मीन के बेस पे भी निकाल सकते हैं, एज्यूम्ड मीन के बेस पे भी निकाल सकते हैं, और स्टेप डिवीजन वाला मेथड है उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने जो है वो स्टेप डिवीजन वाला मेथड यूज किया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी, और इसमें जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी कॉमन फैक्टर। तो डी और डी डैश का मतलब तो आपको पता ही है कि डी का मतलब जो है वो डेविएशंस, और डैश से जो है उसको कॉमन फैक्टर से, डेविएशंस को अगर हम जो है कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं वो डी डैश आ जाता है। देन हमें स्क्वायर चाहिए डी डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ, और उसका जो है वो टोटल। तो ये जो है इसको समझ में आना चाहिए हमें कि यहाँ पर सिग्मा लिखा है, तो सिग्मा के बाद हमें किसका टोटल करना है, एफ डी डैश का स्क्वायर करना है। तो यानी कि डी डैश का स्क्वायर, उसको एफ से मल्टीप्लाई और उसका फिर टोटल, और उस टोटल को डिवाइड करना है हमने एन से, देन माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। तो यहां पर जो है ये क्या करना है हमने, सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन करके जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, और उसको जो है वो कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, क्योंकि एफ डी डैश तक तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं मीन के लिए, अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास जो एफ डी डैश आया है, अगर उसको आप दोबारा से डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कॉलम बन जाएगा आपका एफ डी डैश स्क्वायर। तो यहां पर जो है वो एफ डी डैश हमारे पास आया हुआ, हमने कैलकुलेट किया था अभी मीन के लिए, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ डी डैश स्क्वायर। तो एफ डी डैश स्क्वायर के लिए क्या करना है कि अगर हम, क्योंकि ये जो स्क्वायर है दैट इज फॉर डी डैश का ही स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है फॉर्मूला में भी, तो अगर एफ डी डैश को एक बार और हम डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ सिंगल रह जाएगा और डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डी डैश का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि एफ डी डैश को डी डैश से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -28 -2 56 -23 इंटू -1 माइनस प्लस हो गया, 23 आ गया, 0 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 दैट इज 21, 30 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60, और ये आपका बन गया सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर दैट इज 160। क्लियर। और अगर आपको कंफ्यूजन रहती है इस तरह से निकालने में, तो आपने बस फॉर्मूला में बट फिर भी ध्यान रखना है कि दैट इज द स्क्वायर ऑफ डी डैश। तो स्क्वायर ऑफ डी डैश आप इस कॉलम का स्क्वायर करें, डी डैश के कॉलम का स्क्वायर करें, यानी कि -2 का स्क्वायर -1 का इनका स्क्वायर करें, और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो डी डैश के स्क्वायर को कॉलम को आप अगर एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका एफ डी डैश स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किया 2 का स्क्वायर -4 इंटू 14 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 56। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज सिंपल ये रहता है कि हमारा एक स्टेप बच जाता है, टाइम बच जाता है कि आप एफ डी डैश को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, एफ सिंगल रह जाएगा, और वही हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ डी डैश स्क्वायर जो है वो 160 है, एफ डी डैश जो है वो 0 है, और एन जो है वो 100 है, और कॉमन फैक्टर जो है वो 10 है, जिससे हमने जो है वो डी डैश कैलकुलेट किया था। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो एफ डी डैश स्क्वायर जो अभी हमने निकाला दैट इज 160, एन आपको पता है 100 है यहाँ पर, माइनस एफ डी डैश का टोटल 0 आया था हमारा, एन जो है वो 100 है, और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। सॉल्व किया, 160 को 100 से डिवाइड करेंगे 1.6 आ गया, 0 को किसी भी चीज से आप डिवाइड करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे दैट विल इक्वल टू 0, तो वो 0 ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 10। इसका आपने अंडर रूट नहीं करना। फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फैक्टर से आपने डिवाइड किया है डेविएशंस को, उसको आपने अंडर रूट में नहीं लेना है, वो अंडर रूट से बाहर ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 1.6 - 0 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि पेपर में जो है जाके हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम जाके जो है वो अंडर रूट को आगे तक ले जाते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो वहीं पर गलत हो जाता है। तो अंडर रूट आपका इसी तक आएगा यहाँ तक, और जो कॉमन फैक्टर है इसको आपने अंडर रूट में कैलकुलेट नहीं करना है।
तो ये 1.6 माइनस 0 1.6 आ जाएगा, और इसका जब आप अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे दैट विल इक्वल टू 1.2649 मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसको जो है ये आपका लगभग जो है वो 12.65, हम इसको ले सकते हैं, 9 है तो इसको क्रॉस अप कर सकते हैं 5, तो ये आपका 12.65 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब जो फॉर्मूला था उसमें हमें चाहिए था मीन, मीडियन एंड मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फॉर्मूला था हमारा? मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमने कैलकुलेट कर लिया 25, मोड हमने कैलकुलेट कर लिया 24, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 12.65। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो हमें कैलकुलेट करना था, मेनली हमें कैलकुलेट करना था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमारे पास 25 आया था, मोड हमारे पास 24 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 12.65, और 25 और 24 का डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 12.65 दैट इज इक्वल टू 0.08। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो 0.08 है, और 0 to 1 जैसे मैंने बताया था कि 0 to 1 रेंज करता है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट मींस की सीरीज पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस की सीरीज नेगेटिवली स्क्यूड है, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो दैट मींस की सीरीज जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। तो यहां पर जो है वो इसकी वैल्यू प्लस में है 0.08, दैट मींस की सीरीज जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, प्लस में है, और इसको हम कह सकते हैं कि इसमें स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो कम है, क्योंकि जितनी वैल्यूज इसकी कम होती चली जाएगी उतना ही हम कहेंगे कि स्क्यूनेस कम है, जितना ये नियर अबाउट 1 चलती जाएगी उतना हम कहेंगे कि स्क्यूनेस ज़्यादा है। तो यही आज की वीडियो में जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट स्क्यूनेस का मतलब क्या है, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के, और उसमें से हमने एक एग्जांपल जो है वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।